कुलदीप बेटा सुनो, तुम्हारी बहन के सास ससुर की 40वीं सालगिरह है। दामाद जी का फोन आया था और हमें भी बुला रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा तो जाने से मना कर रहे हैं। कुलदीप ऐसा करो, तुम अपनी और मेरी टिकट करवा लो। समधन और समधी जी के लिए कोई अच्छा सा उपहार भी ले लो और उनके पूरे परिवार के लिए कपड़े और शगुन के लिफाफे भी तैयार करवा लो। संतोष जी ने बड़े बेटे से एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। माँ, इस बार आप छोटे के साथ चले जाइए दीदी की ससुराल में। विक्की के यहाँ से मात्र 2 घंटे का ही सफर है। अभी घर में रेनोवेशन का काम हुआ है, कमरों में एसी लगवाया है, आपके दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है। पिछले महीने से मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है। आना जाना लेने देने में काफी खर्च हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं आपको विक्की के घर तक की टिकट करवा देता हूँ और आप विक्की और उसकी बीवी के साथ दीदी के ससुराल चले जाना, और इसी बहाने से आप विक्की के साथ और अपनी छोटी बहू के साथ भी कुछ समय व्यतीत कर आएंगे। और वहीं आप विक्की से कहकर लेने देने के सामान की व्यवस्था भी कर लेना। कुलदीप ने माँ को सुझाव दिया। अपने बेटे की बातें सुनकर संतोष जी कहती हैं कि तुम घर के बड़े बेटे हो, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो। एक ही तो बहन है तुम्हारी, उसको भी देने का मन नहीं करता तुम्हारा। और वैसे भी विक्की अभी छोटा है, उसे व्यवहार समझ नहीं आता है। माँ, आप विक्की को जिम्मेदारी दोगी तभी तो वह सीखेगा। छोटा थोड़ी ना है, वह 2 बच्चों का बाप बन गया है आपका छोटा। संतोष जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, अब माँ की बात को भी काटने लगे हो। मैंने कहा ना, टिकट और लेन देन की व्यवस्था कर लेना। कुलदीप अपनी माँ के ऊंचे स्वर को समझ गया था और उनके कहे अनुसार सारी व्यवस्था कुलदीप ने कर दी थी। कुलदीप ने एक बार फिर से बड़े बेटे होने का फर्ज निभाते हुए अपनी माँ के आदेश का पालन किया। संतोष जी के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी पुष्पा की शादी हो चुकी थी और बड़ा बेटा कुलदीप, बीवी निशा और उनके 2 बच्चे, बेटा 19 साल का और बेटी 14 साल की थी। बड़े बेटा बहू माता पिता के साथ रहते थे। अपना घर बनाने में कुलदीप ने अपने पिता से कुछ पैसे लिए थे। उन्हीं पैसों का बोझ कुलदीप पिछले कई सालों से उठाता आ रहा है। दूसरी तरफ विक्की एक आदर्श भाई और एक आदर्श बेटा बना बैठा है। कुलदीप दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है और फिर भी उसके ऊपर कुछ नहीं करने का आरोप लगाया जाता है, पर वह अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। इसके लिए उसे अपने पत्नी बच्चों का मन भी मारना पड़ता था। वह छोटा बेटा विक्की प्राइवेट जॉब करता था। अपनी जॉब के चलते वह अलग शहर में अपना घर बसाए हुए था। साल में 1-2 बार परिवार सहित वह आता, माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता करता, उनके आराम के बारे में पूछता कि बड़े भाई भाभी उन्हें अच्छे से ध्यान रख रहे हैं या नहीं। छोटी बहू अपनी सास ससुर के पैर दबाती, मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में कर लेती। पर छोटा बेटा बहू ना तो माँ बाप को कुछ दिन के रहने के लिए अपने घर बुलाते थे और ना ही किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग करते थे। कुलदीप अगर विक्की से किसी भी तरह की मदद मांगता तो विक्की कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहू संतोष जी यानी अपनी सास से कहा कि माँ जी, हमारा मेरी बहन के परिवार के साथ मुंबई लोनावला घूमने का प्रोग्राम बन रहा है। बेटे की 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद का टिकट करवा लेंगे, फिर वह अपने कॉलेज में व्यस्त हो जाएगा और बेटी अपने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएगी। बहुत समय से हम बहनों का मिलना भी नहीं हुआ है। बड़ी बहू ने खुशी से सब अपनी सास को बता दिया। संतोष जी ने कुछ नहीं कहा। जाने के ठीक सप्ताह भर पहले संतोष जी कहती हैं, बेटा कुलदीप, तुम्हारी मौसी अगले हफ्ते कुछ दिन के लिए घर रुकने के लिए आ रही हैं, इसलिए तुम लोग अपना घूमने का प्रोग्राम फिर कभी बना लेना। माँ, आपको तो पहले से ही हमारे प्रोग्राम का पता था, आप मौसी जी से कह सकती थी कि हमारे आने के बाद आए। बीच में ही अपनी बेटे की बात काटती हुई संतोष जी बोली, कुलदीप, मैं ऐसे कैसे अपनी बहन को आने से मना कर सकती थी। तुम लोग नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? कौन उनके मेहमान नवाजी करेगा? संतोष जी को लगा कि हर बार की तरह कुलदीप और उसकी बीवी अपना मन मारकर रह जाएंगे। दूसरी तरफ से बड़ी बहू कहती है, माँ जी आप चिंता ना करें,
मैं खाना बनाने वाली का इंतजाम करके जाऊंगी। वैसे भी किसी मेहमान के आने पर आप ही उन्हें घुमाने ले जाते हैं। मुझे तो हर वक्त घर में रहकर खाना बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसलिए मेरा यहाँ रहना या ना रहना एक बराबर बात है। बड़ी बहू ने व्यंग करते हुए अपनी सास को कहा। और वैसे भी माँ जी, अभी तक जैसा आप लोगों ने कहा मैंने मान लिया। खुद के लिए कैसे जीते हैं ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। 22 साल की थी जब मैं आपके घर में बहू बनकर आई थी। आते ही मुझ पर आपने सारे घर की जिम्मेदारियां डाल दी। साड़ी पहनना मेरे लिए कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा। और मेहमानों को तो छोड़िए, मेरे खुद के माता पिता आने पर भी उनके पास 2 घड़ी में बैठकर बात नहीं कर पाती थी। सुबह से रात रसोई में ही बीत जाती थी मेरी। घर के किसी भी निर्णय में आपने मुझे कभी शामिल ही नहीं किया माँ जी। उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपने तरीके से अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती हूँ। हर बार मैं समझौता नहीं करूंगी। आज मेरे पास फोन है, लेकिन बात करने के लिए मेरी माँ नहीं है। उन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मुझे चुपके से माँ को फोन करना पड़ता था, क्योंकि फोन करने के लिए परमिशन भी आपसे ही मुझे लेनी पड़ती थी। अगर चुपके से माँ को फोन लगाती और आपको पता चल जाता था तो आप कितना गुस्सा मुझ पर करती थी और 10 बातें खरी खोटी मुझे सुना भी देती थी। आज समय है, सुविधाएं हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं है मेरी बात सुनने को। मेरी छोटी बहन मेरे घर कुछ दिनों के लिए आना चाहती थी, मुझसे मिलना चाहती थी, तब आप लोगों ने उसे बुलाने से मना कर दिया। मेरे पति ने भी मेरा साथ कभी नहीं दिया, बस घर का बड़ा बेटा बनकर रह गए। इतने सालों की टीस मेरे भीतर है, उसे शायद आप लोग समझ नहीं सकते। माँ जी, आपको याद है मैंने कहा था कि माँ, देवरानी जी के यहाँ तो हर दूसरे तीसरे महीने उनके मायके से कोई ना कोई आता जाता रहता है, नहीं तो वह खुद अपने मायके जाकर बैठ जाती है। तब आपने कहा था वह अकेली रहती है, ना सास ससुर के साथ नहीं रहती। इसका मतलब मुझे सास ससुर के साथ रहने की सजा मिल रही है। जब मैं अपने पति का आर्थिक सहयोग करने के लिए सिलाई का काम चालू किया, तब भी आपने मेरा कोई सहयोग नहीं किया। ऊपर से न जाने आप उस समय घर के कितने कामकाज जो जरूरी नहीं थे वह भी लेकर मुझे ताने देती रहती थी। लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, समय था, बीत गया। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर मैं आपसे हाथ जोड़कर निम्र निवेदन कर रही हूँ कि मैं अब और ज्यादा समझौता नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे हमेशा मेरे जीवन में यह दुख रहेगा कि आपकी वजह से मेरा पति घर का बड़ा बेटा बनकर रह गया। कभी उन्होंने अपनी बीवी का साथ नहीं दिया। खैर, पुरानी बातें जाने दीजिए। अब आप ऐसा करिए कि आप और पापा जी देवर जी के यहाँ चले जाइए और मौसी जी को भी वहीं बुला लीजिए। कुलदीप ने पहली बार अपनी पत्नी की सलाह में हाँ मिला दी और अपनी माँ से कहा, निशा सही कह रही है। अपने पति का साथ पाकर आज निशा बहुत खुश थी, बच्चे भी बहुत खुश थे। इस बार मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता। कुलदीप ने कहा, तुम्हें 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया है, तुम्हारा घर बनाने में मदद की, और आज तुम ही अपनी माँ की बात टाल रहे हो। कुलदीप ने पलटकर जवाब दिया, माँ, जैसे मैं आपका बेटा हूँ वैसे विक्की भी तो आपका बेटा है, उसे भी तो कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। वह तो अपने परिवार के साथ साल में 2-3 बार घूमने जाता है, हर शनिवार रविवार को अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाता है। मुझे भी अपने परिवार की खुशियों के बारे में थोड़ा तो सोचने दीजिए। मुझे भी मेरे परिवार के लिए थोड़ा समय दीजिए। आज कुलदीप ने भी सोच लिया था कि इस बार वह अपने मन की और अपने परिवार की इच्छाओं को समझौता नहीं करेगा। यह सब सुनकर संतोष जी अपने कमरे में वापस चली जाती है और अपनी बहन को फोन लगाकर अपने बेटे बहू की शिकायत करना शुरू कर देती है। अरे, आजकल के सब रिश्ते मतलब के हो गए हैं। बीवी और उसके मायके वालों के आगे मेरा बेटा अपनी माँ को भूल गया। माँ को कह रहा है कि छोटे भाई के घर चली जा। माँ बाप की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रह गया है। आज के जमाने में बात की गहराई को समझते हुए मौसी जी ने कहा, इसमें गलत क्या है? बड़े बेटे की शादी को कम से कम 20 साल हो गए हैं।
अगर वह अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं तो क्या गलत है दीदी? क्या घर के बड़े बेटे बहू को अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या? दिन रात एक सी जिंदगी जीकर वह बोर नहीं हो जाते होंगे? सारी जिम्मेदारी, रिश्तेदारी क्यों निभाई? आज तक उन्होंने तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाई, चाहे वह बात उनके मन मानता था या नहीं। लेकिन तुम्हारी बात को तुम्हारे बेटे बहू ने सर माथे पर रखा। मुझे एक बात बताओ, यह कहाँ तक सही है कि एक बेटा सारी जिम्मेदारी उठाए और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी इकट्ठा करता जाए, सिर्फ अपनी मौज की जिंदगी जिए? अरे तू तो किस्मत वाली है कि तुझे समझदार बड़ी बहू मिली। इतने सालों तक उसने कभी तेरी बातों का ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। जैसे तुमने चाहा वैसे ही उसने किया, और तेरे बड़े बेटे ने सारी उम्र तुम्हारे और तुम्हारे घर की जिम्मेवारियां उठाई। अब उसे थोड़ा मुक्त कर दो दीदी। और सुनो, अब यह तय हुआ कि हम आपके छोटे बेटे बहू के यहाँ मिलेंगे। इस बहाने से छोटे के साथ भी कुछ समय व्यतीत हो जाएगा, कहकर मौसी जी फोन रख देती हैं। कुलदीप बाहर घूमने जाने से पहले अपने माँ बाप को अपने छोटे भाई विक्की के यहाँ पहुंचा देता है। संतोष जी जाते ही भाप गई थी कि छोटे बेटे के घर का माहौल बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि छोटी बहू ने सूट पहन रखा था, एक काम वाली घर की साफ सफाई कर रही थी तो दूसरी काम वाली रसोई घर में खाना बना रही थी। संतोष जी यह सब देखकर अपनी छोटी बहू से कहती हैं कि तुम हमें काम वाली के हाथों का खाना बनाकर खिलाओगी? हम नहीं खाने वाले। छोटी बहू ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, माँ, मेरी आदत नहीं है इतने सब लोगों का काम करने की। मैं सिर्फ खाना बनाने में मदद ले रही हूँ, पूरा खाना नहीं बनवा रही। अगर आपको इससे कोई समस्या है तो कल से आप ही मेरी मदद कर दीजिएगा। यह सब देखकर मौसी जी अपनी बहन की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, यहाँ नहीं गलने वाली तुम्हारी दाल। अगले ही दिन छोटी बहू कहती है, माँ जी, आज मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना है। शाम के चाय नाश्ते का इंतजाम आप खुद ही कर लेना और सबको चाय समय पर दे देना। मुझे आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। संतोष जी अपनी छोटी बहू का स्वभाव देखकर बहुत हैरान थी। वह उनसे पूछकर नहीं, बल्कि उन्हें बिल्कुल टाइम पर अपनी बात कहकर चली जाती थी। साथ आई मौसी जी घर के सारे हालात देख रही थी और वह सोच रही थी कि दीदी, यह तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अगले दिन विक्की ने कहा, आज शाम हम सब बाहर घूमने जाएंगे और बाहर ही खाना खाकर आएंगे। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनते ही संतोष जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा तो बाहर का खाना खाते नहीं हैं। बहू से कह दो कि घर आने के बाद उनके लिए 2 रोटी बना दे, वह दूध के साथ खा लेंगे। विक्की ने जाकर अपनी बीवी को यह बात बता दी। छोटी बहू बहुत ज्यादा तेज थी, उसने सुबह ही 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रख दी। शाम सब मंदिर दर्शन के लिए गए, मॉल घूमने के लिए भी गए। विक्की एक नंबर का कंजूस था। मॉल में सबने खाना पीना खाया। टेबल पर बिल आया तो विक्की उठकर वॉशरूम का बहाना लेकर चला गया। उसके पैसे पिताजी को ही देने पड़े, लेकिन बेटे ने एक बार भी अपने पिताजी को नहीं रोका। यह सब संतोष जी देखकर बड़े हैरान थे और सोच रही थी कि बड़ा बेटा बहू कभी उनके साथ ऐसा नहीं करते थे। हर जगह वह खुद ही खर्च करते थे। रात को सभी खाना पीना खाकर मौज मस्ती कर घर वापस आ गए। बहू, पापा जी के लिए फटाफट 2 रोटी सेक दो और गर्म दूध करके दे दो, संतोष जी बोली। छोटी बहू झटपट 1 कप दूध और 2 रोटियां थाली में परोस कर ले आई। रोटी को हाथ से छूकर देखा तो संतोष जी बोली, बहू, यह रोटी तो ताजा नहीं लग रही है, सुबह की है। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को घर आकर 2 रोटी सेक देना अपने पिताजी के लिए। माँ जी, बाहर से आकर 2 रोटियों के लिए आटा लगाना, फिर से रसोई घर को समेटना, इतना काम मुझसे नहीं होगा। इससे समय भी बर्बाद होता है और परेशानी भी होती है। वैसे भी दूध के साथ ठंडी रोटी ही अच्छी लगती है। बहू यह कहकर कमरे से बाहर चली गई और जाते जाते अपनी सास को यह भी कहकर चली गई कि माँ जी, आप घर के कामों में ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो। समय से सब काम हो तो रहा है ना, आप लोगों को समय पर सब कुछ मिल रहा है। इस घर में इतना ना नुकुर मैं आपका सहन कर नहीं कर सकती। संतोष जी अपनी बहू से इतना कुछ सुनने के बाद
आज बैठकर रो रही थी। उसने अपने बेटे विक्की के सामने जब बहू की बात बताई कि उनकी बहू ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, तो विक्की ने भी वही जवाब दिया कि माँ, सारा काम समय पर होता है और आप हर बात पर जो ना ना करती हैं, इतना सहन करने की मेरी बीवी की आदत नहीं है। आप अपनी रोक टोक करने की आदत को बदल लो। हुक्म चलाने की आदत ना मुझे पसंद है और ना मेरी बीवी को पसंद है। अपने छोटे बहू बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर आज संतोष जी को अफसोस हो रहा था और वह सोच रही थी कि बड़ी बहू ने कभी भी पलटकर उन्हें किसी भी बारे में कोई जवाब नहीं दिया। जैसा उन्होंने कहा वैसा बड़ी बहू और बेटे ने सर झुकाकर मान लिया। कुछ दिनों के बाद मौसी जी के वापस जाने का समय आ गया तो संतोष जी अपने बेटे विक्की से कहती हैं, मौसी जी के लिए साड़ियां और उनके परिवार के लिए कुछ उपहार बाजार से लाकर दो। विक्की तुरंत पलटकर अपनी माँ को जवाब देता है, माँ, मौसी जी के लिए 2 साड़ियां लाकर मैंने रख दी है और बाकी उनके परिवार के लिए जो भी आपने देना है वह आप देख लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उनके परिवार के लिए भी मैं लेने देने का व्यवहार करूं। मुझसे ज्यादा की उम्मीद मत करो माँ, मैं इतना पैसा आपके रिश्तेदारों के लिए खर्च नहीं कर सकता हूँ। संतोष जी को अब एहसास होने लगा था कि छोटा बहू और बेटे उनके व्यवहार से दुखी हैं और ना ही वह उन्हें वहां रखना चाहते हैं। मौसी जी के साथ साथ संतोष जी को भी अपनी बड़ी बहू और बेटे के साथ वापस लौट आए थे। साथ में संतोष जी को यह भी समझ में आ गया था कि छोटा बेटा और बहू के घर में उनकी नहीं चलने वाली है और छोटी बहू उनके आदेश की पालन कभी नहीं करेगी, क्योंकि उनके बेटे का सपोर्ट या उसके पति का सपोर्ट उसके साथ खड़ा था, तो इसलिए उसे दबाकर नहीं रखा जा सकता है। बड़े बेटा बहू भी घूम फिरकर वापिस आ चुके थे। इस बार बड़ी बहू ने छुट्टियों में घूमने का खूब आनंद उठाया। बहन बच्चों के साथ खूब फोटो खिंचवाए। अब खुशी खुशी स्टेटस पर अपनी खुशियां दूसरे लोगों के साथ बांटने लगी। उसकी ननद फोन करके अपनी माँ से बोली, भाभी के तो मजे हो गए हैं, उनकी तो काया ही पलट हो गई है। संतोष जी कहती हैं, क्यों, क्या हुआ? संतोष जी ने इतनी हैरानी से पूछा तो उनकी बेटी ने कहा, अरे मम्मी, भाभी का स्टेटस नहीं देखा क्या? 42 की उम्र में कैसे वेस्टर्न कपड़े पहन पहन कर वह फोटो खिंचवा रही है और अब सारे रिश्तेदारों को भी दिखा रही है अपने फोन पर स्टेटस लगाकर। पहले तो घर में साड़ी के अलावा कुछ नहीं चलता था आपके राज में, अब लगता है भाभी अपनी मर्जी की मालकिन हो गई है। संतोष जी ने बड़ी बहू से तो कुछ नहीं कहा, पर अपने बेटे कुलदीप से कहा, कुलदीप, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बड़ी बहू ने साड़ी की जगह जींस टॉप सूट सलवार पहना। आखिर वह घर की बड़ी बहू है, क्या यह सब शोभा देता है? माँ, 42 की उम्र में वह अपने तरीके से जीने लगी है तो वह बुरी हो गई है। आपकी सेवा मान सम्मान में तो कमी नहीं रखी, फिर क्यों हर वक्त बड़ी बहू कहकर आप उसे खुलकर जीने से रोक देती हैं? हर प्रकार की पाबंदी केवल बड़े बेटे बहू पर है। सारे कर्तव्य हमारे, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। हमें किसी तरह से भी जीने नहीं दे रही। कुलदीप इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया। संतोष जी छोटे बेटे बहू के घर से हालात तो अच्छी तरह से देखकर आई थी। उसने तो किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार थी, इसलिए अब समझदार बनने में ही संतोष जी ने भलाई समझी। बड़ा बेटा बहू पर किसी चीज की जोर जबरदस्ती करने और उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने से अब वह भी बचने लगी थी और संतोष जी को भी यह बात समझ में आ गई थी कि एक बेटे के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालने से दूसरे बेटे को हमेशा यह कहकर कि वह छोटा है, अभी उसमें समझ नहीं है, काम नहीं चलने वाला है। संतोष जी अपने पति के साथ आराम से बड़े बेटे और बहू के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहने लगी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। संतोष जी की तरह काफी घरों में यही देखा जाता है कि हमेशा जो जिम्मेदारियां और बड़े बेटे और बड़े बहू पर ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं। उम्मीद है कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी काल्पनिक है, कृपया सुनते वक्त धैर्य रखें और आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलूंगी आपसे फिर किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।